मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। तो आज हम लोग टर्म 1 का केमिस्ट्री टर्म 1 का सेट 2 करने वाले हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बोलता है द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। मतलब सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना निकल करके आता है। मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस का मतलब जो एक ही प्रकार के एलिमेंट या फिर एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हो। तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक सेल जो है यूनिट सेल, उसमें कितना नंबर ऑफ एटम होगा। तो ये हम पहले सेट में भी बता चुके थे, आपको हिंट्स दे चुके थे कि उसमें कितना होता है, 1 होता है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ए। आपको अगर यहाँ पे सिंपल ना पूछ करके बीसीसी पूछता तो बीसीसी का 2 होता, बीसीसी का 2 होता। फेस सेंटर का कितना होता, 4 होता। और अगर इंड पूछता, इंड सेंटर, तो इंड का भी 2 ही होता। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपको वो भी पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बोलता है। मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज़। मतलब हमको मोलारिटी चाहिए। मोलारिटी के जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। मोलारिटी का फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए, मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं M से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर में लेते हैं हम इसको। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम तो दे दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो है मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको दे दिया गया है। कितना दिया गया, 200 मिलीलीटर। मतलब मिलीलीटर को हमको चेंज करना पड़ेगा किस में, लीटर में, हो गया। तो अब वॉल्यूम तो मिल जाएगा, ये जो वॉल्यूम है तो मिल जाएगा। अब बात होता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है, गिवन मास दिया गया मास 2 है, 2 ग्राम। अब मोलर मास यहाँ से निकल जाएगा NaOH का, तो यहीं पे निकाल दे रहे हैं हम NaOH। जो NaOH का मोलर मास होता है, Na का तो 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना आएगा 40। तो देखिए मोलर मास भी मिल गया, गिवन मास भी मिल गया और वॉल्यूम भी मिल गया। अब इस फॉर्मूला में बिठा देने पे हमको क्या मिल जाएगा, मोलारिटी। तो चलिए बिठाते हैं। अब नंबर ऑफ जो सॉल्यूट होता है, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, देखिए तो यहाँ पे गिवन मास कितना है, 2 ग्राम। गिवन मास कितना है, 2 ग्राम, तो लिख देते हैं 2। और मोलर मास कितना निकल के आया है, मोलर मास गिवन मास बाय मोलर मास होता है, मोल का फॉर्मूला। तो मोलर मास निकल के आया है 40, तो लिख देते हैं 40, हो गया। अब बात हो गया वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम कितना दिया है, 200 मिलीलीटर। अब 200 मिलीलीटर को हमको अगर चेंज करना पड़ेगा लीटर में, तो हमको गुना करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा 1000 के साथ, तब ये बन गया लीटर, क्योंकि हमको लीटर में ही लेना है। अब इसको सॉल्व करने से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से तो देख लीजिए, ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कटेगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, 2/40 गुना 10/2, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, बच गया 1/4। अब अगर हम 1/4 को करते हैं तो कितना आंसर निकल करके आएगा, देख लीजिए। तो ये आएगा आपका 0.25, 0.25। ऐसा ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है। वो ऑप्शन कौन सा है, डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.25 मोल पर लीटर। आप इसका असाइनमेंट भी याद रखिएगा, मोल पर लीटर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल तीसरा बोलता है व्हेन मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड इज। आप याद करिए सेट 1 में भी ऐसा ही सवाल था। वहाँ पे मोल्टन ना दे करके दिया हुआ था एक्वस NaCl था, और हम उसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे थे। तो कैथोड पे क्या मिल रहा था, तो जब एक्वस था तब कैथोड पे हमको हाइड्रोजन मिल रहा था। लेकिन जब मोल्टेन होगा, मोल्टेन पे कैथोड पे कौन आएगा, सोडियम मेटल। ये भी आप याद रखिए। अगर मोल्टेन लिखा हुआ है तो मोल्टेन के टाइम में कैथोड पे जो ऑब्टेन होगा पदार्थ वो होगा सोडियम मेटल, और एक्वस रहेगा, अगर एक्वस NaCl तो उस समय हाइड्रोजन होता है। और एनोड पे हमेशा क्लोरीन ही होगा, ये याद रखिए ना, एनोड पे क्लोरीन ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, चौथा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑफ एल्यूमिनियम। ये तो हम उसी टाइम बता दिए थे आपको। एल्यूमिनियम का जो और होता है पहला सेट में ही, वो होता है बॉक्साइड। ये जगह ऑप्शन डी। इसका हम फॉर्मूला भी शायद आपको उस सेट में बताए होंगे, आप ये भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और का फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपको। अब पांचवा सवाल क्या बोलता है, द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज। अगर आपको याद होगा तो सेट 1 में
वहाँ पे पूछा था मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल पूछा था। अब यहाँ पे सबसे कम स्टेबल बोल रहा है। सबसे ज़्यादा तो NH3 होता है, जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, घट जाता है। तो सबसे कम स्टेबल यहाँ पे कौन होगा, सबसे नीचे वाला ये वाला SbH3 कौन होगा, SbH3 है ना, एंटीमनी का हाइड्राइड सबसे कम स्टेबल होता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये छठा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको बता दिए थे उसी दिन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट उसमें किसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसके लास्ट मतलब वैलेंस डी सब सेल में या फिर डी ऑर्बिटल में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको हम बोलेंगे नॉट ट्रांजिशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में नहीं होता है, जिसके 3D में 10 लिखा होता है, 3D में 10, 3D में 10 है मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ना। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है हमको ये पूछा, तो आपको बता दिए जो है Hg, Zn और कैडमियम, ये जो तीनों है, तीनों के लास्ट सब सेल में अनपेयर्ड नहीं होता है, Fe का होता है और जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। आप ये भी याद करिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख सकते हैं, इसके लास्ट में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कौन है, Fe, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब सातवां सवाल क्या बोलता है, ब्रोमोइथेन दिया हुआ है, ब्रोमोइथेन का रिएक्शन किसके साथ है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, एक्वस। यहाँ पे अल्कोहलिक नहीं दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्वस है। अगर अल्कोहलिक जैसे इससे पहला वाला हम लोग सेट में देखे थे, यहाँ पे एक्वस ना दे करके ALC लिखा हुआ था, अल्कोहलिक मीडियम। अगर अल्कोहलिक रहता तो एलिमिनेशन होने के बाद यहाँ पे इथिन बनता, जो पहला ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एक्वस मतलब KOH, एक्वस दिया है मतलब यहाँ पे होने वाला है SN2 रिएक्शन। अब ये कैसे होगा हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। यहाँ पे K में होगा प्लस, K में हो जाएगा प्लस और OH में होगा माइनस, OH में होगा माइनस, K में हो जाएगा प्लस, OH में होगा माइनस। और ये तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन में होगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब माइनस, ये जो ब्रोमीन है ब्रोमीन को लेके निकल जाएगा KBr बाहर चल जाएगा और OH ये माइनस है प्लस के पास चल जाएगा, तो बचेगा क्या, CH2 या CH3 CH2, फिर Br तो बाहर निकल जाएगा, K के साथ OH घुस गया मतलब CH3 CH2 और OH। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। अगर यहाँ पे अल्कोहलिक होता तो ये बनता ऑप्शन ए, जो सेट 1 में दिया हुआ था। एक्वस है तो ये बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है, अल्कोहल। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन, एन एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ ए यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल है, हम थोड़ा बना दे रहे हैं यूनिट सेल। आप देखिए एक यूनिट सेल है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं शायद, ऐसा होता है यूनिट सेल। ये आपका बन गया यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल में क्या बोलता है, एन एटम मतलब एक एटम हमको रखना है कहाँ पे, बॉडी सेंटर, जो वस्तु है इसके सेंटर में रख देना है, मतलब इसके अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर में रख देना है। तो अंदर पर रखने पे ये जो एटम गया, ये एटम इस यूनिट सेल को, किस यूनिट सेल को जो हम बनाए हैं उसको कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो सबसे पहले तो यूनिट सेल, आप मान लीजिए आपका घर ठो मान लीजिए यूनिट सेल है। अब घर के अगर बीचों बीच एकदम अंदर में आपको ये एक तो फुटबॉल रख देते हैं, तो वो फुटबॉल किसका होगा, आप ही के घर का होगा ना। तो उसी टाइप से ये जो यूनिट सेल है इसके अंदर में अगर हम देंगे तो ये कितना देगा, पूरी उसी का भाग होगा, मतलब एक दिए हैं तो एक ठो। तो यहाँ पे कितना एटम बोला है, एक एटम। तो एक एटम अगर बॉडी सेंटर में रखते हैं तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1। अगर कॉर्नर में रखा जाता, कॉर्नर में, तो कॉर्नर में 1/8 होता, लेकिन अंदर में बोला गया सेंटर में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1। अब सवाल नंबर 9 देखते हैं, बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको इससे पहले वाला सवाल में था सेट में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना होता है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना होता है, ये नहीं था सवाल, आपको शायद था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, तो वो बता चुके हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं जो पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। आपको बता दें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 ठो है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का है। 4 ठो कौन कौन होता है, पहला देखो एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी है। और एक तो होता चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बचा कौन, ये तो तीनों है, बी सी डी तीनों कोलिगेटिव है, और एक
एक तो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बचा कौन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब ये वाला नहीं है। तो यही पूछा है शायद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव, तो कौन नहीं है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होता कोलिगेटिव, कौन होता है, रिलेटिव लोअरिंग, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब चलो 10 नंबर सवाल क्या बोलता है, सुनिए, ये थोड़ा न्यूमेरिकल से इसको बनाना होगा, अच्छे से समझिएगा। इफ 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम इतना कूलम का इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं तो ये क्या लिबरेट करेगा, क्या निकालेगा। ऑप्शन देख लीजिए, सब ऑप्शन किसके ऊपर दिया गया, Cu के ऊपर, तो हम Cu को ही ध्यान देंगे, है ना। आपको बता दें ये जो 96500 कूलम है इसका मतलब कितना होता है, 1 फेराड। ये हम उस पहला सेट में बता चुके हैं, इसको हम 1 फेराड बोलते हैं ना, 1 फेराड। देखिए CuSO4 जो है इस सॉल्यूशन में जो होगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। CuSO4 में हमको मिल जाएगा एक तो Cu2+ और एक तो मिलेगा SO4 -, ये दो चीज़ मिलेगा, सॉल्यूशन है तो Cu2+ और SO4 अब हमको यहाँ पे ऑप्शन किसके ऊपर दिया गया, Cu के ऊपर, तो Cu जो है Cu2+ है ना। अब Cu2+ को Cu बनाने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है ना, तो 2+2- को लेके खा जाएगा और क्या बना देगा, Cu बनाएगा। एकदम सही है, 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिलने पे ये क्या बन जाएगा, Cu। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2f, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2f, ठीक है। देखिए Cu2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन मिला, 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिलने पे वो हो गया रिड्यूस और बन गया Cu बन गया। अब Cu का जो मास होता है वो होता है 63.5 ग्राम। तो ये 63.5 ग्राम जो है वो कितना के लिए, 2f के लिए है। और अगर 1f के लिए बोलेंगे तो 1f के लिए या मतलब 2f में हमको 2f में कितना मिल रहा है बोलिए, तो 2f में मिल रहा है इतना 63.5 ग्राम। तो 1f में कितना मिलेगा, 1f में इसको भगा देना होगा, 63.5 को 2 से भगा देने पे आ जाएगा मेरा 31.7 या फिर 31 पॉइंट कुछ आएगा, 31.76 ऐसा कुछ आएगा, 31.76 1f में। और 1f का मतलब क्या है, इतना कूलम, वही तो पूछा है कि इतना कूलम देने पे कितना निकालेगा Cu, तो इतना 31.76। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं 11 नंबर, बोलता है वैन अर्कल। वैन अर्कल प्रोसेस किसको प्यूरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वैन अर्कल प्रोसेस किसको प्यूरिफाई करता है, जर्कोनियम, जेडार को। और भी आप बता दें जर्कोनियम के साथ साथ ये टाइटेनियम को भी करता है, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं टाइटेनियम। अगर जेडार नहीं दिया रहेगा और मान लीजिए टाइटेनियम दिया है तो इसका आंसर टाइटेनियम भी होगा। 2 चीज़ का प्यूरिफिकेशन करता है, किसके, कौन से प्रोसेस में, वैन अर्कल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरसिस। आप देखे होंगे जो फॉस्फोरस का एटोमिसिटी क्या होगा, है ना, एटोमिसिटी। आप देखे होंगे जो फॉस्फोरस होता है P, ये ज़्यादातर P4 में मिलता है, P4 मतलब अपने में, P परमाणु है ना फॉस्फोरस एक, तो परमाणु अपने में ही कितना ठो परमाणु के साथ जुड़ सकता है, 4 ठो, P4 के फॉर्म में मिलता है। मतलब फॉस्फोरस का जो मैक्सिमम एटोमिसिटी है वो कितना है, 4। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहा है सुनिएगा, बोलता CH3 CH2 CH2I, मतलब ये क्या है, आइडो इथेन है। और आइडो इथेन का रिएक्शन किसके साथ, AgCN। आपको बता दें अगर यहाँ पे AgCN ना होकर के रहता KCN, AgCN ना होकर के अगर KCN रहता तो I बाहर जाता और CN अंदर जाता और बन जाता CH3 CH2 CN। लेकिन जैसे AgCN आ गया, AgCN में I बाहर जाएगा लेकिन CN अंदर नहीं आएगा, NC अंदर आएगा, NC, ये याद रखिएगा, है ना। अगर KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CN अंदर जाएगा, लेकिन AgCN के साथ NC जाएगा। NC को हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं और CN को साइनाइड। तो AgCN के साथ रिएक्शन करने पे कौन अंदर जाता है, NC, आइसोसाइनाइड। मतलब CH3 CH2 I बाहर जाएगा और NC अंदर आएगा, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 NC, मतलब ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। तो ये हो गया नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, बोलता है द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पेयर एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP इन 3 डायमेंशन। परसेंटेज बोल रहा है कि कितना स्पेस घेर लिया गया, किसमें, HCP में। तो आपको बता दें इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग बोलते हैं, कि कितना परसेंटेज घेरा हो गया। तो HCP पूछे, ये पहले ही बता चुके हैं, HCP बोले या फिर CCP बोले या फिर FCC बोले, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, तीनों में से कुछ भी बोले, इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आता परसेंटेज वो होता है 74। कितना होता है,
74%, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब आ जाते हैं 15 में, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो सेट 1 में ही था कि ऑस्मोटिक प्रेशर का हमको देखना है कि प्रभाव क्या होगा टेम्परेचर के साथ। तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है पाई बराबर सी आर टी, जहाँ पे टी क्या है, ये टी जो है ये टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर किस में है, गुना में, मल्टीपल में है, तो गुना में होने से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बोलता है कि इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा नहीं होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं घटेगा। ये इस पहला ऑप्शन क्या बोलता है, इट डिक्रीज मतलब घट जाएगा। कौन घटेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, किसके बढ़ने पे, टेम्परेचर के बढ़ने पे नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। अब ऑप्शन बी में आते हैं, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ये बोलता है इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सही है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा किसके साथ, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। अब जो कलर्ड होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट भी होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए उसके लास्ट डी सब सेल में क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड। तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं कर दे रहे हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में मिलेगा, वो मिलेगा इसमें वेनेडियम में, वेनेडियम 3+। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, V3+। ठीक है, मतलब ये जो चारों है Zn2+, Cu+ और टाइटेनियम 4+, इसमें आपको नहीं मिलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में, लेकिन आपको वेनेडियम 3+ में मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, क्या बोलता है, क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लेटिस ऑफ। अब क्लोज पैकिंग सबसे मैक्सिमम किस में होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। कितना परसेंट, 74%, बाद बाकी सब में कम होता है। बॉडी में होता है 68%, बॉडी में कितना परसेंट होता है, 68। फेस सेंटर में होता है 74, है ना। और सिंपल क्यूबिक में होता है आपका 52.4%। अभी याद रखिए, सबसे ज़्यादा किस में होगा, फेस सेंटर में, सेम नहीं होता है। ठीक है, अब 18 नंबर, ए मोलल सॉल्यूशन, मोलल बोला है, मोलल, ए मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इन। तो सबसे पहले मोलल मतलब मोलालिटी से है, तो मोलालिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास, मास मतलब W, मास किसका, मास सॉल्वेंट का, किस में लेना है, केजी में, केजी में लेना है। ठीक है, केजी में लेना है। तो देखिए अब मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन उसी, ये क्या है, m है मेरा मोलालिटी, ये है नंबर ऑफ मोल्स, और ये हो गया मास, किसका मास, मास किस में लेना है, केजी में। तो ये पूछता है क्या, देखो बोलता है ए मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इन। तो देख लीजिए, अब ये मोलल सॉल्यूशन तभी कहलाएगा जब ये होगा 1 मोलालिटी, यहाँ पे 1 मोलालिटी। तो 1 मोलालिटी होने पे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 1 होगा, और मास भी कितना होगा, 1 होगा। तो 1/1 मतलब 1, तब ना हम बोलेंगे 1m। 1m कब आएगा, जब यहाँ पे मोल्स का संख्या भी 1 होगा और मास जो होगा वो भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो 1/1 मतलब 1m। जो 1m है इसको बोलते हैं मोलल सॉल्यूशन। तो मोलल सॉल्यूशन में क्या रहेगा, देखिए तो 1 मोल रहेगा, जो बोल दिया है, कंटेंस मतलब रहना, कितना रहेगा, 1 मोल्स, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में रहेगा, इन किस में, 1 kg, केजी में लेना है मतलब 1 लिए, तो 1 kg में, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 1000 ग्राम होगा, है ना, 1000 ग्राम, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। अब आ जाते हैं 19 नंबर, क्या बोलता है, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस विथ ए यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, पीएम मतलब पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कॉपर एटम इन पिकोमीटर। आपको रेडियस निकालना है, एज लेंथ दे दिया है, और किसके लिए है ये, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। तो आपको सबसे पहले एज लेंथ को डिनोट करते हैं ए से, रेडियस हो गया r। फेस सेंटर्ड में इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है a बराबर 2√2r। देखिए ये फेस सेंटर्ड का है, आपको सिंपल में भी पूछ सकता है। तो सिंपल में जो रिलेशन होता है, ये तो फेस सेंटर का हो गया, पहले बना लेते हैं फिर हम बाद में बता देंगे आपको। a बराबर 2√2r, तो आपको निकालना क्या, रेडियस मतलब r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीपल में जाकर भागा, मतलब a/2√2। अब a कितना दिया है, एज लेंथ कितना है, 361 पिकोमीटर, भागा 2√2। अगर हम इसको करेंगे तो मेरा आंसर निकल के आएगा 2 नहीं आएगा, ये आएगा 128 पिकोमीटर, 128। आप करके भी देख सकते हैं ना, 2 का तो भागा देना, √2 को आपका मान बिठा करके आप काटाकुटी करिएगा तो इतना निकल के आएगा, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा 28 नंबर। ये तो पूछ लिया था फेस सेंटर में। फेस सेंटर में हम कौन सा रिलेशन यूज़ किए, a बराबर 2√2r। अगर आपको सिंपल पूछता तो सिंपल के लिए आपको यूज़ करना पड़ता a बराबर 2r ये, और अगर आपको बॉडी पूछता तो बॉडी के लिए यूज़ करना पड़ता a बराबर
√3/4r, ये भी याद रखिएगा। ये बॉडी के लिए है BCC, ये है सिंपल के लिए है ना, तो याद रखिएगा। यहाँ पे फेस पूछा तो हम इससे निकाले हैं, बॉडी पूछता तो यहाँ से निकालना पड़ता, और अगर सिंपल पूछता तो यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? मिक्सचर टू लिक्विड्स A and B हैज़ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ A and B, द मिक्सचर इज। मतलब आपके पास दो कंपाउंड है, मान लीजिए एक है A और एक है B, हो गया। अब इन दोनों को पहले मिला करके हम बना दिए AB, मतलब इसका मिक्सचर कर दिए। जब इसका मिक्सचर किए तो देख रहे हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो A से भी ज़्यादा है और B से भी ज़्यादा है, A से भी ज़्यादा और B से भी ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस तापमान पे वो उबलेगा, तो दोनों को मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों को मिलाने के बाद ये ज़्यादा तापमान पे उबल रहा है, किसके अपेक्षा? A के अपेक्षा भी और B की अपेक्षा भी। तो ये कौन सा होगा चारों में से इसका आंसर? तो ये आपको बता दें, ये होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर ऐसा देखा जाता है तो ये कौन होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, इसका ऑप्शन B हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। फॉर ए गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, आपको ये याद रखना है। तो गैल्वेनिक सेल में आपको अगर अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा तो एक वर्ड रखना याद होता है, वो होता है लॉन, LOAN, लॉन। जहाँ पे लॉन का L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, A का मतलब एनोड और N का मतलब नेगेटिव। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव। लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस में होगा? एनोड में, और एनोड में चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। इसका मतलब ये है, इसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका है। तो देख लेते हैं अब क्या बोलता है। एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, सही है। ए मतलब एनोड, और एनोड में क्या लिखा है? एन मतलब नेगेटिव, तो पहला सही है, लेकिन हमको क्या देखना? नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। अब दूसरा नंबर, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। अब आप सोचिए, तो एनोड अगर नेगेटिव है तो कैथोड तो पॉजिटिव होगा, ये मतलब ये भी सही है। अब बात करते हैं सी नंबर पे, रिडक्शन टेक प्लेस एट एनोड। एनोड पे रिडक्शन होगा बोलता, तो यहाँ वर्ड तो देख लीजिए, एनोड हो गया ये वाला, और एनोड पे क्या होता है? ए मतलब एनोड, एनोड पे O मतलब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब रिडक्शन नहीं होता है, मतलब यही आपका गलत है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ये करेक्ट नहीं है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22 में। क्या बोलता सुनिए, वाट मास ऑफ ग्लाइसिरॉल, है ना, ग्लाइसिरॉल C3H8O3, इसका फॉर्मूला है ग्लाइसिरॉल का, ठीक है। इसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं कोई कोई, ठीक है, तो जो भी आप पढ़िए। शुड बी एडेड टू 60 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपके पास मान लीजिए कटोरे में पानी है, यहाँ पे H2O है पानी, और इसमें हम मिला रहे हैं ग्लिसरॉल, है ना, ग्लाइसरॉल जो भी बोलिए आप। और पानी कितना है? 600 ग्राम पानी है। 600 ग्राम पानी में हम मिला रहे हैं ग्लाइसरॉल को, और मिलाने के बाद हमको क्या करना? हम देख रहे हैं कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है या फिर 10 डिग्री सेल्सियस कम करना है। तो कम करने के लिए हमको कितना मास ग्लाइसरॉल मिलाना पड़ेगा, ये हमको देखना है। तो ये सवाल तो सॉल्यूशन का है, फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड के लिए आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है क्या, तो हम यहाँ लिख रहे हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF, है ना, डेल्टा TF बराबर होता है KF, मतलब ये कांस्टेंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, KF इंटू W2/m2 इंटू 1000 बाय W1, जहाँ पे W2 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया 1000 kg में बदलने के लिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा TF। तो अब सवाल में आ जाते हैं, क्या बोलता सुनिएगा। वाट मास, मतलब मास चाहिए हमको, किसको? ग्लिसरॉल C3H8O3 का, मतलब हमको W2 चाहिए। क्या चाहिए हमको? W2। हम इसको घेरा कर लेते हैं, ठीक है। अब M2 तो उसका फॉर्मूला से मिलेगा, M2 मतलब मोलर मास क्या है? C3H8O3, तो निकाल लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा बोलिए तो, C3H8O3। तो कार्बन का तो होता है 12, 12 3 हो जाएगा आपका, 12 3 36 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 8 8, ऑक्सीजन का 16, 16 3 कितना होगा रे? 16 3 हो जाएगा, 16 16 दूनी 32, 32 48 48। अब इसको ऐड करना है, ऐड करके जितना होगा यहाँ पे बिठाना है, ठीक है, ऐड करके जितना होगा यहाँ रखना है। W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, अब H2O सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में मिलाएंगे, और सॉल्वेंट का मास कितना है? 600 ग्राम, तो W1 के जगह बिठ जाएगा 600। अब 1000 तो 1000 है, और KF वाटर के लिए होता है, वो होता है 1.86,
हो गया। अब डेल्टा टी एफ दे दिया है, कितना घटाना है 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब सब मिल गया आपको। देखिए डेल्टा टी एफ मिल गया, के एफ का मान मिल गया, M2 का मास यहाँ से मिलेगा, M2 का मान, W1 60 ग्राम है, ये 1000 है। अब W1 निकल जाएगा, आप कैलकुलेशन करिएगा तो कैलकुलेशन करने पे जो आपका आंसर निकल के आएगा वो होगा 297 ग्राम। मतलब हमको 297 ग्राम ग्लाइसरॉल मिलाना पड़ेगा वाटर में, क्या करने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन को निकालने के टाइम में लाइमस्टोन जो है वो एडेड किया जाता है, जो किस टाइप से एक्ट करता है, वो काम करता है फ्लक्स की तरह। फ्लक्स क्या करता है, जो गैंग होता है अशुद्धियाँ उसको हटाने के लिए काम करता है, उसके साथ लड़ता है वो फ्लक्स, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्स। 23 का ऑप्शन है। अब देखिए 24 नंबर, द नंबर ऑफ पीओपी ब्रिज, पीओपी ब्रिज, पी मतलब फॉस्फोरस, ओ मतलब ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस ब्रिज इन द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। मतलब सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, किसका बोलिए तो P4O10 का। और P4O10 जो होगा, ये स्ट्रक्चर आने के बाद हमको ये देखना है कि इसमें पीओपी ब्रिज कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पी कितना है, 4 तो हम यहाँ बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 हो गया पी। अब हमको ऑक्सीजन देना 10 तो पी का जो मैक्सिमम वो बॉन्ड कितना बना सकता है, 5 का। फॉस्फोरस का लास्ट में कितना होता है, 5, तो 5 बॉन्ड वो बना सकता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, फॉस्फोरस में ऑक्सीजन इस टाइप से होता है। देखिए इसके स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, ये इस टाइप से। फिर यहाँ पे होगा एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे इस टाइप से, फिर यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड के साथ, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में इस टाइप से, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में इस टाइप से। थोड़ा गिन लेते हैं। देखिए पी कितना हो गया, 1 2 3 4। ऑक्सीजन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 ऑक्सीजन अभी बचा हुआ है, तो 2 ऑक्सीजन हम यहाँ पे एक लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे एक लगा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, P4O10 का, जिसमें P देख लीजिए 4 हो, 1 2 3 4 हो गया, और O 10 होगा, आप गिन लीजिएगा। अब इसमें पीओपी ब्रिज देखिए, सबसे पहले पीओपी ब्रिज कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ देखिए एक मिलेगा ये वाला पीओपी, हो गया ना पीओपी, तो एक हो गया। फिर यहाँ से मिलेगा एक ठो पीओपी, 2 हो गया पीओपी 2। फिर यहाँ से मिलेगा पीओपी 3, फिर यहाँ से पीओपी 4, और एक नीचे देखो पीओपी 5, और एक होगा पीओपी 6। मतलब कितना पीओपी ब्रिज बनेगा यहाँ पे, 6 ठो। ये भी आप याद रखिएगा, 6 ठो, ठीक है। अब आता है 25 नंबर, क्या बोलता है, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ फॉस्फोरस इज। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली ऑर्बिटल आपको देखना है लास्ट कक्षा में, किसका, फॉस्फोरस का। तो सबसे पहले तो फॉस्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है, 15 होता है फॉस्फोरस का परमाणु संख्या 15। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं, तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3 गिन लीजिए अब, 2 4 10, 2 दूनी 4, फिर 10 10 दूनी 12 3 15। अब 3p में देखिए, p में जो ऑर्बिटल होता है 3 होता है, सबको पता है। 3 में 3 भरना, तो सिंगल होन्स के लिए समझ, एक भी खाली नहीं है। अब 3p के बाद 3d भी तो है इसके पास, 3s 3p हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 3d में 0, मतलब d में एक भी नहीं है। अब अगर d में एक भी नहीं है तो सबसे पहले बोलिए d में ऑर्बिटल कितना होता है, तो d में ऑर्बिटल 5 तो होता है, 1 2 3 4 और 5, और पाँचों में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब खाली है, तो सब खाली है, मतलब फॉस्फोरस में कितना वैकेंट ऑर्बिटल है लास्ट कक्षा में, वो है 5 ठो। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सी यू का, तो एटॉमिक नंबर 29 होता है। ये हम मॉडल सेट 1 में बता चुके हैं कि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कौन सा होता है, बी नंबर। आर्गन मतलब 18 और 10 में हो जाएगा आपका 28 और एक 29। 4s में 1 होता है और 3d में 10 होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल क्या है, बोलता है स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ 3 मेटल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली। मतलब 3 मेटल आपको दिया गया है, एक है ए, ठीक है, एक बी और एक सी, 3 मेटल है, और सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन दे दिया है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ए का कितना दिया देख लीजिए, ए का दिया है 0.5 प्लस 0.5, ठीक है, वोल्ट। बी का दिया हुआ है आपका -3.0 मतलब 3 वोल्ट, 3.0 मतलब 3 वोल्ट। उसका सी का कितना दिया, सी का दिया है -1.2 वोल्ट। अब आपसे सवाल क्या पूछता सुनिए, बोलता द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स आर। ऑर्डर लिखना है ना, रिड्यूसिंग पावर का, कि कौन रिड्यूस कर पाएगा जल्दी। तो आपको बता दें
जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिव में होता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा किसका है? बी का। उसके बाद नेगेटिव में कौन है? सी, मतलब बी के बाद सी होगा और सी के बाद ए होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो बी, डी नंबर। सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर बी का, उसके बाद होगा सी का, उसके बाद होगा ए का, सबसे कम ए का। सबसे ज़्यादा बी का, उससे कम सी का, सबसे कम ए का, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 में, क्या बोलता है? द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर। इसमें से आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे है ब्रोमोइथेन, रिएक्शन सोडियम के साथ कर रहा है, और एक है ब्रोमोमीथेन, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। अब देखिए ड्राई ईथर और सोडियम रहने पे बच्चों को लगता है कि 3 रिएक्शन होने वाला है। 3 रिएक्शन कौन कौन सा? ऊर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और ऊर्ज फिटिक, लेकिन यहाँ पे तीनों में से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अलग अलग हेलो एल्केन है, एक ब्रोमोइथेन है और एक ब्रोमोमीथेन है, अलग अलग है। तो इसको अगर रिएक्शन कराते हैं Na के साथ तो यहाँ पे मिक्सचर बनता है एल्केन का। ये ऑप्शन कौन सा होगा? बी, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन मिक्सचर में बनता है। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं करिएगा C2H5 और फिर CH3 प्रोपेन नहीं दीजिएगा, इसमें मिक्सचर बनता है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। एल्डिहाइड है ये, है ना, एसिटल्डिहाइड अगर दिखाया, या फिर इथेनॉल बोल सकते हैं आपको। अब इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको पता होना चाहिए ये जो लिखा हुआ है ये पावरफुल क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, RA, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? रिडक्शन कराना। तो आप देखिए, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होने पे क्या बनेगा? एल्डिहाइड का रिडक्शन होने पे बनता है अल्कोहल। तो अल्कोहल यहाँ पे 2 चीज़ें देखो, यहाँ पर भी अल्कोहल है OH मतलब अल्कोहल, यहाँ पर भी है OH अल्कोहल। तो अब कैसे पहचाने कौन वाला होगा? तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है? 1 और 2, तो 2 कार्बन किस में देख लो, इसमें 1 और 2 इस वाला है तो ये वाला होगा, और इसके बाद वाला 1 कार्बन है तो ये नहीं होगा। अब आया था क्वेश्चन नंबर 30 में, ये CH3 बेंजीन में मिथाइल बेंजीन, इसको टोलिन बोलते हैं। जनरल में क्या बोलते हैं? कॉमन नाम टोलिन है। इसको हम हेलोजनेशन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। तो ये तो आपको हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन जो 12 चैप्टर है ये आपको पढ़ने से ही आपको मिल जाएगा। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में पहला रिएक्शन यही है ना। उसमें क्या होता है देख लीजिए, जो Cl है, Cl2 है, Cl2 में 2 Cl है, इसमें 2 Cl, Cl2। अब एक Cl यहाँ से H निकाल लेगा और HCl बाहर जाएगा, H यहाँ से जाएगा तो HCl बाहर चल जाएगा। अब और एक ठो Cl इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 ठो H है, CH3 में तो एक H को लेके जाएगा तो बचा CH2 और ये Cl अंदर जाएगा, तो बनेगा कौन वाला? पहला ऑप्शन। 3 ठो था, एक H ले गया और Cl इसके अंदर आ गया, मतलब ऑप्शन ए। अब आएंगे 31 नंबर, क्या बोलता है? IUPAC नेम। ये जो कंपाउंड दिया गया है इसका IUPAC नेम बोलना। सबसे पहले ये बेंजीन है नहीं है, ये एक साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है ना। साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन कितना गिन लेना है? 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब साइक्लोहेक्सिन है ये, डबल बॉन्ड हेक्सिन। अब इसमें ब्रांच है, इसको नामकरण करेंगे। तो 1 2 3, तो क्या नाम क्या होगा? देखिए इसका 3 ब्रोमो, 3 नंबर पे ब्रोमीन है मतलब 3 ब्रोमो, ब्रांच को पहला नाम दिया जाता है। तो 3 ब्रोमो, 1 नंबर पे क्लोरीन है मतलब 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, और ये क्या है? साइक्लोहेक्सिन, डबल बॉन्ड इन लगेगा तो हेक्सिन। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? इसमें तो पहला ऑप्शन हो गया 2 ब्रोमो, 2 नंबर पर तो ब्रोमो नहीं है तो होगा नहीं। अब चलो नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा है। तो ये देखिए दूसरा नंबर 6 ब्रोमो, 6 नंबर पे भी ब्रोमो नहीं है, 3 नंबर पे तो 3 ब्रोमो, देखो 1 क्लोरो और साइक्लोहेक्सिन, इसका ऑप्शन हो जाएगा C, ये सही होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, हाइड्रेशन मतलब पानी देना, किसके अंदर में पानी देना है? प्रोपीन के अंदर में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो सबसे पहले तो प्रोपीन हम बना लेते हैं, कहाँ बनाएं? यहाँ ऊपर बना दे रहे हैं। ठीक है, प्रोपीन हम बना दे रहे हैं आप लोग को। प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन होगा, 1 2 3, और प्रोपीन बोला है मतलब एक में तो डबल बॉन्ड होगा ही होगा। अब इसमें भर लेते हैं, इसमें होगा CH3, इसमें CH और यहाँ होगा CH2। अब इसमें हमको करना क्या है? हाइड्रेशन करना है, मतलब पानी को डालना है, H2O को डालना है, किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4। तो क्या बनेगा हमको ये बताना है। तो H2O में तो होगा एक ठो H प्लस और एक ठो OH माइनस। अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, क्या होता है कि H वहाँ जाएगा जहाँ पहले तो डबल बॉन्ड यहाँ है ना, तो डबल बॉन्ड में तो हम बोले थे ना एक पाई होता है, एक सिग्मा पाई वाला टूट जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और ये किसके किसके बीच का है? इस C और इस। तो देखिएगा कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे कि ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा और एक इस यहाँ पे एक हाथ खुलेगा, यहाँ पे एक हाथ खुलेगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल का पता यहाँ पे अप्लाई करना होगा कि H वहाँ जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है, तो इस जगह H है तो यहाँ H चल जाने पे CH2 है, एक तो H चल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3।
ठीक है। और ये OH वहाँ जाएगा जहाँ पे H कम है, मतलब इस जगह में OH आएगा, तो यहाँ पे OH आने पे इस जगह में OH। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं CH3 फिर CH है ना, CH, और ये OH ब्रांच में है तो ब्रांच वाले को ब्रैकेट में लिखा जाता है इस टाइप से, OH हो गया। अब उसके बाद कौन बच गया, CH3, तो ये बनेगा CH3 CHOH CH3। तो ऐसा ऑप्शन है कि नहीं देख लीजिए, तो ऐसा ऑप्शन है बी नंबर, तो ये बनेगा CH3 CHOH और उसके बाद CH3। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करना होगा हाइड्रेशन अगर करेंगे हम प्रोपीन का। प्रोपीन ना होकर के अगर कोई भी अल्कीन रहेगा तो उसमें हाइड्रेशन करने के लिए मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके बाद आ जाते हैं ये वाला रिएक्शन ऑफ HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ना, विथ CH3 MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, देखिए ये है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है, फिर अगर हम उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बता दें उसमें अल्कोहल बनता है, ठीक है, अल्कोहल बनता है। इसमें होगा क्या, हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। CHO जो है HCHO, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम, C डबल बॉन्ड, ये हो गया H और यहाँ पे हो गया H, ये हो गया देखो CHO HCHO, यही वाला है ना HCHO। अब इसका रिएक्शन इसके साथ करना है, तो इसका जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेंगे CH3 इसके यहाँ पे आके घुसेगा, CH3 ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे आएगा OH। तो बना क्या देखिए, तो CH3 नीचे तरफ से आएंगे, CH3 यहाँ पे CH2, दो ठो H है तो CH3 CH2 उसके बाद OH। तो इसमें कौन सा है देखिए, CH3 CH2 CH2OH नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, C नंबर होगा, देखिए CH3 CH2OH, इसका ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये देखिए 1 डिग्री का अल्कोहल दिया, और अगर यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके दूसरा कुछ भी एल्डिहाइड ले लेंगे, फिर से बोल रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके दूसरा कुछ भी एल्डिहाइड ले करके अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाए तो 1 डिग्री का नहीं देगा, वो 2 डिग्री और 3 डिग्री का बनाएगा। ये एकमात्र है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं हम HCHO का, तो उसमें 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है। ये HCHO है, तो HCHO में जो CH3 है यहाँ से अटैक करता है, O में जो डबल बॉन्ड है वो टूट करके OH, हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे OH आता है, ठीक है। और बाहर कौन जाता है बोलता था वो भी MgOHBr बाहर जाता है, MgOHBr बाहर निकलता है, यहाँ पे अल्कोहल बनता है। चलिए आप उसको देख लीजिए, थोड़ा सा नोट्स अपना पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 34 पे। ये कौन है, इथेनॉल C2H5OH। अब इसको H2SO4 443 केल्विन, ये तो 10 क्लास का ही रिएक्शन है, जिसमें क्या बोलता है, अगर अल्कोहल का रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन में किया जाए तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है, इथीन बनता है। यहाँ पे OH जो है C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3 CH2 फिर OH, ये है कि नहीं है, देखिए तो 2 ठो C मतलब C2 और H 3 और 2 5 C2H5OH। अब इसको करने पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, मतलब पानी निकल जाता है। हाइड्रेशन मतलब पानी अंदर आना और डिहाइड्रेशन मतलब पानी बाहर निकल जाना। यहाँ पे OH है और यहाँ से लेके निकल जाएगा H, तो OH और H मिला के H2 हो जाएगा, होगा ना रे, H और OH से H2, तो यहाँ से H निकल गया तो बचा कितना, CH2, और यहाँ पे बच गया CH2 और ये बनाता है डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा है, CH2 पहला वाला, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। अब लास्ट सवाल, इस सेट का लास्ट सवाल देखिए, ये जो है तुम्हारा, ये है CH3 CH2O CH3, ईथर है, ईथर का रिएक्शन HI के साथ। तो आपको बता दें H में प्लस होगा और I में माइनस, H में प्लस और I में माइनस। ये यहाँ पे टूट जाता है, इस जगह, ये इस जगह टूट जाता है रिएक्शन होने पे, और टूटने पे H चल जाएगा O के पास, क्योंकि O में होता है माइनस, और I निकल जाएगा CH3I। तो ये बनेगा CH3 CH2H आ जाएगा अंदर, तो CH3 CH2OH ये हो गया, CH3 CH2OH और CH3I ले जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन A, CH3 CH2OH फिर CH3 के साथ I। तो सुनिएगा, ये तो सेट हो चुका है ख़त्म। तो चलिए आशा करते हैं, धन्यवाद, कल मिलते हैं, कल फिर वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए। अब सेट 2 हो गया ख़त्म, अब सेट 3 भी अप्लाई करेंगे, अपलोड कर देंगे आप लोग कल, है ना। ठीक है, चलिए।